गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नीरज सर अब आया हूँ लेकर एक नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है कॉलम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है जो सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड पड़ेगा इसमें, और इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो नॉट एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन। तो लीस्ट लेटर डायमेंशन का जो है इफेक्टिव लेंथ 3 टाइम्स से ज़्यादा होगा, लेकिन है ये कंप्रेशन मेंबर। जैसे कि हम लोग स्टील में कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर पढ़ चुके हैं, और इसी में अगर लीस्ट लेटर डायमेंशन नहीं एक्सीड करता है 3 टाइम्स तो कहलाता है पेडेस्टल। यानी पेडेस्टल वो कंप्रेशन मेंबर है जिसमें एक्सियल लोड पड़ता है और लीस्ट एक्सियल लोड और इफेक्टिव लेंथ जो है वो नॉट इंक्रीजेज, इफेक्टिव लेंथ इज नॉट इंक्रीजेज लीस्ट 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन। अब एक वर्ड आता है स्ट्रट। स्ट्रट कुछ नहीं है, स्ट्रट भी एक कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड होता है। हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड होता है और ये एक्सियल लोड को बेयर करता है। यानी ऐसा कंप्रेशन मेंबर जिस पे हम लोग सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, लेकिन ये इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये जनरली हम लोग ट्रस में इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉलम का टाइप जनरली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो 2 होता है, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। सिलेंडर रेशियो क्या होता है? तो इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट लेटर डायमेंशन, लीस्ट लेटर डायमेंशन दैट मीन्स बी और डी में जो सबसे छोटा होगा, तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय बी और ऑब्लिक डी। तो लॉन्ग कॉलम में क्या हो जाएगा? सिलेंडरनेस रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 12 होगा, याद रखना है। लॉन्ग कॉलम में सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12, और इन शॉर्ट कॉलम लेस देन एंड इक्वल टू 12। तो लॉन्ग कॉलम अगर सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 होगा तो लॉन्ग कॉलम, लेस देन इक्वल टू 12 होगा तो शॉर्ट कॉलम। चलिए, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? इफेक्टिव लेंथ तो ये जनरली लेंथ होता है किसी भी कॉलम का जो कि बकलिंग जिसमें होता है अंडर द एक्शन ऑफ लोड। जब लोड होगा तो कॉलम का वह लेंथ जो जिसमें बकलिंग अकर होगा, या फिर यूँ कहें लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर हम लोग जानते हैं कि वैसा पॉइंट जो कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, या फिर पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। तो इफेक्टिव लेंथ पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट या लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, या फिर वह लेंथ कॉलम का लेंथ जो बकल करता है अंडर द एक्शन ऑफ लोड। चलिए, अब कॉलम में जो है एक वर्ड आता है अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ क्या होता है? फ्लोर से लेके सीलिंग के बीच का जो पोर्शन कॉलम जो कि ओपन रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ। ये सीलिंग और ये फ्लोर लेवल। अब देखिए, इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग इंड कंडीशन पे। इसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ इंड, या फिर कैसा वो कहाँ फिक्स है, या फ्री है, या हिंज है, कॉलम फिक्स्ड इंड है, वो देखेंगे। फिर सिंबल, ये सिंबल रहेगा। टी भी मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू और आर भी मतलब रिकमेंडेड वैल्यू, ठीक है। तो पहला कंडीशन है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ए कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ इन। कहने का मतलब इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन और दोनों साइड में रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन दोनों साइड हो रहा है। कहने का मतलब बोथ एंड फिक्स, तो ना ही टर्न कर पा रहा है, कुछ नहीं, ना कोई मूवमेंट है, लेकिन बोथ एंड क्या है? फिक्स है। तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन और रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड। तो ट्रू वैल्यू जो होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू जनरली वो 0.5 L होगा और रिकमेंडेड वैल्यू 0.65 L। इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। दूसरा एंड कंडीशन दिया, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड और रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो इस एंड पे रेजिस्टेंस है अगेंस्ट रोटेशन का, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो वन एंड फिक्स। अदर हो गया हिंज है, तो कहने का मतलब रोटेशन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ फिक्स है, इसका मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। यहाँ देखिए बोथ एंड में रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन था, तो उस केस में जो थ्योरेटिकल वैल्यू होगा 0.5 L और रिकमेंडेड वैल्यू 0.8 L। तो फिर से देखिए एक बार, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड at the both end and resistance against rotation at one end. Both end fix है, one end
इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन दोनों एंड, तो वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज। तीसरा कंडीशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रीस्ट्रेंस अगेन रोटेशन। इसका मतलब क्या, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है और दोनों एंड पे रीस्ट्रेंस हो सकता है, इसका मतलब बोथ एंड हिंज है। बोथ एंड हिंज है, इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू एल और रिकमेंडेड वैल्यू भी एल, ये कंडीशन भी ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, restraints against rotation at one end and other end restraints against rotation but not held in position। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे एक इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, दोनों पोजीशन में है, अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, दोनों एंड में इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन दोनों है, लेकिन दूसरा एंड बोला जा रहा है अगेंस्ट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। तो पहला एंड जो है आपका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है, रिस्ट्रेंड भी कर रहा है, दूसरा एंड रिस्ट्रेंड कर रहा है लेकिन पोजीशन में नहीं है, रिस्ट्रेंड कर रहा है लेकिन पोजीशन में नहीं, इसका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू एल हो गया और रिकमेंडेड वैल्यू 1.2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान देखिए, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड और रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यहाँ ना ही आपका मतलब ये मूव कर रहा है और ये एंड फिक्स है, लेकिन अदर एंड में रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन से रोक रहा है लेकिन ये एंड जो है पोजीशन अपने जगह पे नहीं। इस केस में रिकमेंडेड वैल्यू हो जाएगा 1.2 एल। ये 1.2 एल क्या है, ये एल इफेक्टिव, ये हमेशा एल इफेक्टिव निकाल रहे हैं हम लोग। तो एल इफेक्टिव जो होगा यानी इफेक्टिवली लेंथ जो होगा, इफेक्टिव लेंथ कॉलम का पांचवा कंडीशन है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड एंड अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो यहाँ देखिए, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन यानी फिक्स है, दूसरा में क्या हो रहा है क्या कि वन एंड जो है अदर एंड, वन एंड पार्शली रिस्ट्रेंड मतलब थोड़ा रिस्ट्रेंड मतलब मूवमेंट को रोक रहा है लेकिन ये पोजीशन पे नहीं है, तो ये 1.5 होगा। यहाँ देखिए रिस्ट्रेंड एंड रोटेशन हो रहा था लेकिन पोजीशन पे नहीं था, तो 1.2 हो गया। यहाँ पार्शियली हो रहा है, पार्शियली स्टैंड कर रहा है यानी कुछ रोक रहा है कुछ मूव कर रहा है, उस केस में ये 1.5। तो ध्यान रखना जहाँ पार्शियली का बात होगा तो 1.5 एल, और ये डैश का मतलब है सेम यानी एल इक्वल टू 1 एल और रिकमेंडेड वैल्यू 1.5 एल। नेक्स्ट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एंड अदर एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड पोजीशन। तो यहाँ ज़रा देखिए, जो फर्स्ट एंड है वो हिंज है, अपने पोजीशन पे तो है लेकिन रिस्टेंड नहीं कर रहा है, रोटेशन पे रोटेशन हो रहा है, और अदर एंड रिस्टेंड कर रहा है लेकिन पोजीशन पे नहीं है, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एल, थ्योरेटिकल वैल्यू रिकमेंडेड वैल्यू दोनों 2 एल। देखिए सेम यहाँ कंडीशन में, यहाँ बोला है क्या कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्टेंड रोटेशन, यहाँ पे हेल्ड पोजीशन पे रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन भी हो रहा है, दूसरा पोजीशन पे रिस्टेंड हो रहा है लेकिन पोजीशन पे अपने नहीं है, तो हो गया 1.2 एल। लेकिन यहाँ पे देखिए इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन बट नॉट रिस्टेंड, यहाँ पे यानी ये एंड हिंज हो गया और यहाँ पे एंड फिक्स था, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वन एंड फिक्स था तो 1.2 एल हो गया, यहाँ पे हिंज एंड जो है हिंज है, रोटेशन हो सकता है रिस्टेंड नहीं हो रहा है, इसलिए 2 एल होगा। सातवां कंडीशन और लास्ट, effectively held in position and restrained against rotation at one end but not held in position or nor restrained against rotation at other end। कहने का मतलब effectively held in position है and restrained against rotation यानी one end fix है, rotation at one end but दूसरा end देखिए ये एंड फिक्स है, ना ही रिस्टेंड हो रहा है लेकिन अपने पोजीशन में बना हुआ, रिस्टेंड करने तो नहीं देना, पोजीशन में बना हुआ, लेकिन दूसरा एंड ना ही रिस्टेंड हो रहा है और ना ही अपने पोजीशन पे यानी पूरा फ्री है, तो वन एंड फिक्स अदर फ्री, तो उस केस में एल जो होगा वो 2 एल हो जाएगा। मॉस के केस में पढ़े थे हम लोग वन एंड फिक्स अदर फ्री, तो इफेक्टिव लेंथ कितना होता था 2 एल। तो ये हमारा जो था कुछ इफेक्टिव लेंथ का कंडीशन जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलम का कुछ स्पेशल केस और फिर स्टेप फॉर कंप्लीटिंग न्यूमेरिकल। थैंक्स।